Hello friends, welcome back to English classes. I am your companion with class 12th English literature and it is my third lecture of your book Flamingo Lost Spring. तो ये मेरा तीसरा लेक्चर है फ्लेमिंगो के जो लॉस्ट स्प्रिंग है, सेकेंड चैप्टर है उसका। और पिछले लेक्चर में हम लोग ये देखे थे कि जो एक रेफरेंस लिया गया था, एक एग्जाम्पल लिए गए थे कि उदीपी एक शहर है, वहाँ पर एक मंदिर है, मंदिर में एक पुजारी रहा करते थे। ये 30 साल पहले की घटना थी कि उस पुजारी के बच्चे जो है वो मंदिर में जाकर प्रार्थना किया करता था, भगवान से विनती किया करता था कि आप मुझे एक जोड़ा जूता दिला दो। और जब 30 साल बाद ये निस्जंग उसी शहर में जाते हैं, उसी जगह पर जाते हैं, तो देखते हैं कि जो नया प्राइस्ट है उसके बच्चे एक यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, सॉक्स पहने हुए हैं, शूज़ पहने हुए हैं। लेकिन जब वो आते हैं वही रैग पिकर्स के पास आते हैं तो देखते हैं कि उनकी स्थिति वही का वही है, उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। तो ये हम लोग पिछले सेक्शन में देखे थे, पिछले लेक्चर में देखे थे। आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि रैग पिकर्स का जो एबोर्ड है, रैग पिकर्स जहाँ रहते हैं वो कैसा इलाका है, वो कहाँ रहते हैं, तो ये हम लोग देखने वाले हैं। रैग पिकर्स एबोर्ड, रैग पिकर्स का मतलब हम लोग पता है, और एबोर्ड का मतलब होता है ड्वेलिंग प्लेस। ड्वेलिंग का मतलब होता है निवास स्थान। एबोर्ड मीन्स क्या होगा? निवास स्थान, मतलब वो रहते कहाँ हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं और वो कैसे जगह पे रहते हैं। तो जो रैग पिकर्स का बस्ती की बात करें, उनकी जो मोहल्ला है वो सीमापुरी में है। सीमापुरी एक दिल्ली में जगह है। ये दिल्ली के पहले आउटर में हुआ करता था, दिल्ली के बाहरी सीमा पर हुआ करता था, लेकिन अब दिल्ली की जनसंख्या और जो ये भी बोले एरिया काफ़ी बढ़ रहा है, सो ये अब जो सीमापुरी है वो दिल्ली में ही आ गया है। तो सीमापुरी ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। पेरीफेरी का मतलब होता है आउटर लिमिट। पेरीफेरी का मतलब क्या होगा? आउटर लिमिट। और आउटर लिमिट मीन्स क्या होगा? बाहरी सीमा। बाहरी सीमा, दिल्ली की बाहरी सीमा में पर एक जगह है और उस जगह का क्या नाम है? सीमापुरी। और ये सीमापुरी जो बस्ती है वो ओनली फॉर रैग पिकर्स, केवल यहाँ रैग पिकर्स रहते हैं, कबाड़ चुनने वाले लोग रहते हैं। मोस्ट रिफ्यूजी, रिफ्यूजी का मतलब पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे। रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी, जो दूसरे देश के आके हमारे देश में है उनको हम लोग शरणार्थी बोलेंगे, रिफ्यूजी बोलेंगे। उनके लिए सरकार जो है वो व्यवस्था करती है, क्योंकि एक ह्यूमन सबसे अगर हमारा धर्म है तो ह्यूमन हेल्प, मानव का सहायता करना एक सबसे बड़ा धर्म होता है। तो एज ए ह्यूमन हेल्प हर देश में रिफ्यूजी कैंप होते हैं, और ये बांग्लादेश के लोग हैं जो रैग पिकर्स का काम करते हैं, वो बांग्लादेशी हैं। और मोस्ट जो रिफ्यूजी हैं बांग्लादेश के, यही सीमापुरी में रहा करते हैं। कहाँ रहते हैं? सीमापुरी में। फ्लीड देयर कंट्री इन 1971, और अपने देश से वो आए हुए थे 1971 में। 1971 में वो अपने देश को छोड़कर और इंडिया में आ गए थे। सीमापुरी वाज दे नो मैंस लैंड, और जब ये आए थे 1971 में तो ये जगह बिल्कुल खाली था, बिल्कुल वीरान था, यहाँ कोई लोग नहीं थे। नो मैंस लैंड का मतलब होता है कोई भी इस जगह पे कोई आदमी नहीं रहते थे, नो मैंस लैंड। बट नाउ, लेकिन अब की बात करें, 10,000 रैग पिकर्स लिव हेयर। यहाँ पर 10,000 रैग पिकर्स रहा करते हैं इन स्मॉल हाउसेस, छोटे से घरों में। मतलब छोटे से घरों में इतने लोग नहीं रहते हैं, उनके जो घर हैं वो छोटे छोटे हैं। और आप कैसे जो ईंट भट्टा पर घर लगाए जाते हैं, टेम्पररी घर लगाए जाते हैं, तो उसी टाइप का ये घर होता है, उनका छोटा घर होता है और ज़्यादा परिवार उसमें रहते हैं। देयर ड्वेलिंग, ड्वेलिंग का मतलब होता है निवास। देयर ड्वेलिंग मतलब वो जहाँ रहते हैं उनका जो घर है। स्ट्रक्चर ऑफ मड, मतलब उनके घर की बात करें तो वो मिट्टी का बना होता है, पक्का का घर होता नहीं है। टीन, उनके जो छप्पर होते हैं टीन के लगे होते हैं। टर्पॉलिन, और वो तिरपाल लगे होते हैं। छत के लिए उनके पास कोई व्यवस्था नहीं होता है तो टीन लगा देते हैं या तिरपाल वगैरह लगा देते हैं। विथ नो सीवेज, सीवेज की व्यवस्था नहीं होती है। एंड ड्रेनेज, सीवेज का मतलब आपको पता होना चाहिए कि बड़े शहरों में होता है, हमारे जगहों पर तो
स्वच्छता अभियान की वजह से अब बड़े बड़े शहरों में सीवेज की व्यवस्था होते हैं और ड्रेनेज नाली, मतलब नाली का भी व्यवस्था नहीं है। पानी जो है बरसात का पानी या ऐसे डेली यूज़ का जो पानी होता है वो सड़कों पर ऐसे ही गलियों में ब्लो करते रहता है। और रनिंग वाटर, पानी ऐसे बहते रहता है। तो वहाँ का जो मूलभूत आवश्यकता जो ज़रूरी है वो चीज़ें नहीं है। उनका पहला बात कि मड का घर होता है, टीन, उस पर घर के ऊपर टीन लगे होते हैं या तिरपाल लगे होते हैं विथ नो सीवेज। सीवेज का मतलब वही बाथरूम की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होती है, ड्रेनेज और नाली वगैरह का नहीं व्यवस्था है, रनिंग वाटर जो है वो व्यवस्था नहीं है। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स। यहाँ वे लोग 30 सालों से ज़्यादा समय से रह रहे हैं। आप जोड़ सकते हैं, अभी 1971 में आए हैं और अभी कब क्या हो रहा है आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के। उनके पास कोई पहचान नहीं है, कोई पहचान पत्र नहीं है। ओनली, केवल एक बोन है, वरदान है उन लोगों का, एक वैलिड राशन कार्ड, कि वैलिड राशन कार्ड बन गया है। सरकार जो है वो राशन कार्ड उन लोगों के लिए बना दी है। इनेबलिंग देम टू बाई ग्रेन, जिसके वजह से वो अनाज जो है वो सस्ते दामों पर खरीद लेते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट टू देम फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। फूड, उनका मानना है कि पहचान पत्र से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सरवाइव करने के लिए उनको क्या मिल जाता है, फूड। तो ये ज़रूरी है। और उन लोग भी मानते हैं कि आइडेंटिटी कार्ड है वो सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए, बस खाना मिल जाए ये ज़रूरी है। किसी के लिए भी पहला चीज़ तो यही है कि मेरा पेट भरा रहे। और वो उन लोग भी सोच रहे हैं कि आइडेंटिटी हमें ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत कुछ है तो फूड, भोजन मिल जाए, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। Happy to live in an alien land which provide food grain than in their motherland without grain। ये कह रहा है कि हैप्पी टू लिव इन एन एलियन लैंड, जो विदेशी धरती पर वो खुश हैं। वो जो बांग्लादेश के लोग हैं, हमारे देश इंडिया में रह रहे हैं, तो वो खुश हैं। विच प्रोवाइड फूड, कम से कम हमारा देश जो है उन लोगों के लिए क्या प्रोवाइड कर रहा है, फूड ग्रेन, अनाज प्रोवाइड कर रहा है ना। देन इन देयर मदरलैंड विदाउट ग्रेन, क्योंकि वो अपनी मातृभूमि में उन्हें ग्रेन मिलता ही नहीं था। एक्चुअली वो इसलिए आए थे कि वे जहाँ से आए थे, बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका, वहाँ से वे पलायन करके आए थे, इसलिए कि वहाँ बार बार ये तूफ़ान वगैरह चलते हैं और इसके वजह से उनका फसल जो है वो नेचुरल कैलामिटी की वजह से वो नष्ट हो जाते हैं। तो हर साल उनको भूखे मरना होता है, हर साल उनको भूखे रहना पड़ता है। सो वो पलायन करके और हमारे देश में आ गए। तो इसलिए वो ये लाइन ये बता रहा है कि वो अपने मदरलैंड में नाखुश थे, इसलिए क्योंकि वहाँ उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। कम से कम हमारे देश में उनको खाने के लिए मिल रहा है ना, फूड ग्रेन मिल तो रहे हैं, इसलिए वो हमारे देश में क्या है, खुश हैं। पिकिंग गार्बेज, गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा करकट। तो कूड़ा करकट का चुनना एंड रैक्स और देम देयर डेली ब्रेड्स, रैक्स को चुनना, गार्बेज को चुनना, गार्बेज में कूड़ा करकट, रैक्स का मतलब वही वेस्ट मटेरियल, और देम देयर डेली ब्रेड, जिसके वजह से गार्बेज को चुनकर वो अपनी डेली लाइफ के जो आवश्यक चीज़ें होती हैं वो खरीद लेते हैं। उसी से उनका ब्रेड चलता है, ब्रेड का मतलब उसी से उनका पेट चलता है। रूफ, जो भी घर है उनका मिट्टी का ही घर है, तिरपाल का ही घर है, टीन का ही घर है, वो उसी से घर बनाते हैं, छत बनाते हैं, लिवलीहुड अपनी जीविका चलाते हैं, एंड मीन्स ऑफ सर्वाइवल। और यही रैग पिकिंग के वजह से ही वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये अगर गार्बेज, कूड़ा करकट नहीं चुनते तो उनका डेली का ब्रेड नहीं मिल पाता, उनका मड का ही घर है तो उसका रिपेयर नहीं हो पाता, लिवलीहुड नहीं चल पाता, जीविका नहीं चल पाता, एंड मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और वो जीवित नहीं रहते। तो ये जो पिकिंग गार्बेज है वही उन लोगों का एकमात्र कमाने का एक साधन है, जरिया है। ए चांस रूपी नोट और सिल्वर कॉइन इन गार्बेज सस्टेन होप एंड लाइफ इन चिल्ड्रेन। ये बोल रहा है कि कई बार क्या होता है ना कि उन बच्चों को
वो गार्बेज में नोट्स मिल जाते हैं, सिल्वर कॉइन मिल जाते हैं और ये सस्टेन करते हैं, जगाते हैं होप एंड लाइफ इन चिल्ड्रेन, मतलब एक नई होप जगा देते हैं सदैव। अब उनके अंदर एक इच्छा हो जाती है कि नहीं अब और खोजेंगे, हम गार्बेज में अगर और ढूंढेंगे तो हो सकता है कि और सिल्वर कॉइन मिले और नोट मिले। गार्बेज, अगर कूड़ा करकट की बात करें तो गार्बेज ए बॉक्स ऑफ सरप्राइज फॉर चिल्ड्रेन, उन बच्चों के लिए ये जो गार्बेज है वो हमेशा एक सरप्राइज वाली बॉक्स है कि ये जब खुलती है उनको ये लगता है कि शायद इस बार ये बॉक्स को खोल रहे हैं तो हो सकता है इसमें और कुछ मिले, अगला वाला बॉक्स हो सकता है उसमें और मिले, तो ये सरप्राइज रहता है हमेशा, उनको पता नहीं रहता है कि इस बॉक्स में क्या है। तो इस तरीके से ये बॉक्स जो होता है गार्बेज जो है वो एक बॉक्स है, सरप्राइज का बॉक्स है फॉर चिल्ड्रेन एंड मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर एडल्ट्स। और युवाओं की बात करें, उनके गार्जियन की बात करें, उनके पेरेंट्स की बात करें तो उनका मानना है कि गार्बेज उनके जीविका का साधन है, गार्बेज जो है उनके जीविका का साधन है। अब थोड़ा बात करते हैं कि साहेब का जो इटर्नल ईयरिंग क्या है। इटर्नल ईयरिंग का मतलब, इटर्नल मीन्स कभी खत्म नहीं होने वाली, एवरलास्टिंग कभी खत्म नहीं होने वाली। यहाँ हम फिर से लिख दे रहे हैं इटर्नल, क्या लिखे हैं इटर्नल, और इसका मीनिंग होता है कभी खत्म नहीं होने वाली, नहीं होने वाली। देखो अगर इसका इंग्लिश मीनिंग की बात करें इटर्नल का तो होता है एवरलास्टिंग, और हिंदी कभी खत्म नहीं होने वाली। ईयरिंग का मतलब क्या होगा, डिजायर। ईयरिंग मीन्स क्या होगा, डिजायर, और डिजायर मीन्स आपको पता ही है इच्छा। तो रैगपिकस जो साहेब है उसकी इटर्नल ईयरिंग क्या है, कभी खत्म नहीं होने वाली इच्छा क्या है। तो यहाँ देखिए एक्चुअली ये जो लेखिका हैं वो कह रही हैं कि वन विंटर मॉर्निंग, एक विंटर का मॉर्निंग है, एक सुबह विंटर वाली सुबह की बात है। साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट, साहेब खड़ा था। स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, खड़ा होना। फेंस माने बाड़, आप देखे होंगे बाड़, लोग मतलब बाउंड्री, वो गेट लगा दी, बाउंड्री लगा दिए चारों तरफ, है ना, तो उसी को बोलते हैं फेंस्ड गेट। और वो गेट के पास था, मतलब चारों तरफ बाउंड्री मारा हुआ है और गेट से तो आप थोड़ा अंदर देख ही सकते हैं। तो फेंस गेट के पास खड़ा था। कौन खड़ा था बाबू, साहेब। ऑफ द नेबरहुड क्लब में से आपको पता है, क्लब आप जाओगे तो क्लब में वो खेलने वेलने का सभी चीज़ें होते हैं, वहाँ पर बच्चे आके प्रैक्टिस किया करते हैं। तो नेबरहुड में उसके पड़ोस में जो क्लब है वहाँ एक बाउंड्री है और बाउंड्री के गेट के पास साहेब खड़ा था। वाचिंग का मतलब होता है देखना, वाचिंग का मतलब क्या होता है, देखना। लेकिन वाचिंग देखो, ये लुक का भी मतलब देखना होता है, सी का भी मतलब देखना होता है ना। तो ये वाचिंग टीवी, अब आप सुने कि वाचिंग टीवी, वाचिंग मूवी, तो ये जो वाचिंग का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब देखने के लिए तो आँख की ज़रूरत है, आँख की ज़रूरत होती है, लेकिन जब हम लोग आँख के साथ साथ दिल का भी यूज़ करते हैं और दिमाग का भी अगर यूज़ करें, तब अगर ये तीनों का यूज़ करें तब वो वाचिंग, तब हम लोग उसको वाचिंग कह सकते हैं। तो वाचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, वो देख रहा था कि दो यंग मैन जो हैं, युवा व्यक्ति जो हैं, वो ड्रेस कपड़ा कैसा पहने हुए, तो वाइट कपड़ा पहने हुए, प्लेइंग टेनिस, और क्या खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं। एक्चुअली टेनिस जो है वो अमीरों का खेल है, गरीबों का खेल नहीं है। ही एडमिट्स दैट ही लाइक द गेम एंड इज़ इवन अलाउड बाय द, यानी कि उसने अपनी इच्छा जाहिर किया कि वो गेम को पसंद करता है, वो लाइक करता है, एंड इज़ इवन अलाउड बाय द गार्ड। और जब गार्ड से वो पूछता है, गार्ड का मतलब वहाँ जो गेट पर जो व्यक्ति होते हैं और वो क्लब वगैरह की रक्षा करते हैं, जो भी देखभाल करते हैं, तो उनको हम लोग गार्ड बोल सकते हैं। तो गार्ड जो है अलाउड करता है, इवन अलाउड मैंने अनुमति देता है टू इंटर द क्लब में जाने के लिए, व्हेन नो वन इज अराउंड। कब जाना है, जब कोई वहाँ मौजूद नहीं था। साहेब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़, वो देखते हैं कि साहेब भी टेनिस शूज़ पहना हुआ है। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट, और वो जो शूज़ है वो स्ट्रेंज लग रहा है, बिल्कुल अजीब लग रहा है
ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट, क्योंकि टेनिस शूज़ होता है, हम अभी जस्ट बताएं कि ये टेनिस का गेम जो है वो अमीरों का गेम है, गरीबों के लिए नहीं है। और वो जब अपनी फटेहाली वाली ज़िंदगी पर मतलब अपने जो शर्ट वगैरह, जो गंदा शर्ट है, डिस्कलर्ड शर्ट है ना, और शॉर्ट है, छोटा हो गया है, क्योंकि ये तो काफ़ी गरीबी में जीते हैं, इनको तो पेट पालना मुश्किल होता है, तो अब नए नए जूते, चप्पल, शर्ट कहाँ से खरीद पाएंगे। तो डिस्कलर्ड शर्ट और जो शॉर्ट शर्ट है उस पर वो शूज़ बिल्कुल अजीब लग रहा था। दे आर डिस्कार्डेड शूज़, और ये जो शूज़ भी था वो किसका था? डिस्कार्डेड, रिफ्यूज्ड। डिस्कार्डेड का मतलब रिफ्यूज्ड, मतलब ये शूज़ जिसका भी होगा उसने इसको थ्रो कर दिया होगा, फेंक दिया होगा, वो इसको पहनने से इनकार कर गया होगा। ऑफ सम रिच बॉय, अब ये कौन कर सकते हैं? तो रिच बॉय ही कर सकते हैं, धनी लड़के ही कर सकते हैं। एक बार फिर सुन लो, डिस्कार्डेड का मतलब होता है रिफ्यूज्ड। जो रिफ्यूज का मतलब वो जैसे जूता चप्पल टूट जाए, उसमें कोई हॉल हो जाए, ख़राब हो जाए, तो लोग उसको पहनते नहीं हैं, उसको फेंक देते हैं। तो वही बात है, दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय। ये जो साहब जूता पहना हुआ था वो डिस्कार्डेड शूज़ था ऑफ सम रिच बॉय, एक धनी लड़का का, हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम। वो लड़का शायद इसलिए इनकार कर गया होगा क्योंकि उस जूते में हॉल हो गए होंगे। तो ये जूता साहेब पहना हुआ था। But for him who has always walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true। ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा दुख भरा लाइन है। ये बोल रहा है कि जो नंगे पांव हमेशा चला है, अगर उसके लिए अगर जूता मिल जाए और जूता में अगर छिद्र ही हो, हॉल ही हो, तो वो जूता भी उसको लगता है कि जैसे ड्रीम कम ट्रू, उसका स्वप्न पूरा हो गया है। तो ये बड़ा लाइन जो है वो दुखदाई लाइन है। देखो हम लोग जूते पहनते हैं, अगर उसमें होल हो जाए तो हम लोग उसको फेंक देते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जिसने कभी अपने जीवन में जूता पहना ही नहीं है, तो वो भी जूता जिसमें हॉल है, जो टूटा हुआ जूता, वो पहन के भी ऐसा सोचता है जैसे उसका स्वप्न पूरा हो गया है। आगे हम लोग देखते हैं साहेब कन्फ्लिक्टिंग स्टेप फॉरवर्ड, साहेब कैसे आगे बढ़ने का प्रयास करता है ये जानते हैं। दिस मॉर्निंग, आज सुबह की बात है, साहेब इज ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ। साहेब लेखिका जो है वो साहेब को मिल्क बूथ की ओर जाते हुए देखती है। पिक्स जॉब, साहेब अब एक जॉब, साहेब को एक जॉब मिल गया है इन ए टी स्टॉल, चाय की दुकान पर मिल गया है। अर्न्स 800 पर मंथ विथ मील्स, और उसका इनकम जो है पर मंथ 800 रुपये है। आप 800 रुपये को कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज की स्टोरी तो है नहीं, 30 साल पहले की स्टोरी है। तो 800 रुपये अगर एक बच्चा को मिल रहा है पर मंथ वो टी स्टॉल पर, तो कम नहीं है। विथ मील्स, उसको खाना भी मिल रहा है। इनकाउंटर्स ऑथर वाइल फेचिंग मिल्क। इनकाउंटर मतलब मिलती है, ऑथर वाइल फेचिंग मिल्क। फेचिंग का मतलब होता है लाना, फेच वाटर, पानी लाओ। दूर से अगर पानी लाते हैं, आप दूर से लाते हैं तो वो फेच कहलाएगा ना। तो फेचिंग मिल्क, वो क्या ला रहा था साहेब? मिल्क ला रहा था इन ए स्टील कैनिस्टर। स्टील कैनिस्टर में वो मिल्क ला रहा था। टी स्टॉल पर काम करता है तो टी स्टॉल के लिए मिल्क तो जरूरी है, तो वो मिल्क ला रहा था स्टील कैनिस्टर में। स्टील कैनिस्टर की हम बात करें तो आप कभी ट्रेन में यात्रा किए होंगे, ट्रेन में चाय बेचने वाला आता है तो वो अपने हाथों में वही लिया रहता है, स्टील कैनिस्टर लिया रहता है। तो वो स्टील कैनिस्टर लेकर आ रहा था फॉर टी स्टॉल। किसके लिए? टी स्टॉल ऑनर के लिए लेकर आ रहा था, चाय के जो मालिक थे उनके लिए। अपीयर्स बर्डन, लेकिन ये जो था वो ऐसा लग रहा था मानो बहुत बड़ा बोझ लिए हुए था, उसके हाव भाव ऐसे बता रहे थे। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग। ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लाइन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं और इस पर कमेंट करना होता है कि द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। यानी कि स्टील का जो कैनिस्टर है वो उसके प्लास्टिक बैग से बहुत भारी लग रहा था, जो अपने कंधे पर बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल लाइटली वो रो रहा था। प्लास्टिक का बैग क्योंकि कैनिस्टर से भारी था, फिर भी वो कैनिस्टर जो था वो उसको भारी लग रहा था। क्यों?
क्योंकि साहेब इज नो मोर अ फ्री बर्ड, साहेब अब वो आज़ाद नहीं है, अब वो गुलाम हो चुका है। एंड ए मास्टर ऑफ हिज ओन, अब अपना मालिक वो नहीं रहा है। लाइक हुम ही वॉज अ रैग पिकर, जैसे वो रैग पिकर था। जब वो रैग पिकर था तो एक पक्षी की तरह था, वो उसको जहाँ इच्छा करता था वहाँ मूव करता था, लेकिन अब वो मूव नहीं कर सकता है। ही वॉज केयरफ्री, वो बिल्कुल फ्री था। कब? जब वो रैग पिकिंग का काम करता था, रैग पिकर था। बट नाउ ही इज स्टक इन चाइल्ड लेबर, लेकिन अब वो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हो गया है। अब वो चाइल्ड लेबर में चला गया है, क्योंकि अब वो चाय की दुकान पर काम कर रहा है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, साहेब अब अपना मालिक नहीं रहा। तो ये लॉस्ट स्प्रिंग के जो फर्स्ट पार्ट था, समटाइम्स आई फाइंड रूटीन गार्बेज, जिसमें साहेब जो रैग पिकर्स है, रैग पिकर्स के जो ड्रीम है उसके बारे में बात किया है। अब अगले जो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट जो पार्ट है, आई वांट टू ड्राइव अ कार, एक मुकेश नाम का लड़का का स्टोरी है, उसके बारे में। आई होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर एंड स्टडी with all attempt। तो आज इतने, इस लेक्चर में आज इतने रहेगा, ठीक है, दैट्स ऑल।